हम पढ़ रहे थे महाराणा कुंभा के बारे में, और महाराणा कुंभा को आगे बढ़ाते हुए उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। उन्होंने जो स्थापत्य कला और उन्होंने जो रचनाएं की थी उनके बारे में हम देखते हैं। तो महाराणा कुंभा के बारे में हम पढ़ रहे थे। जिनका शासनकाल रहा था 1433 से 1468 ईस्वी के बीच। 1433 से 1468 ईस्वी के बीच उनका शासनकाल रहा। और ये संस्कृत के महान ज्ञाता थे, प्रकांड ज्ञाता थे, और संस्कृत में उन्होंने लगभग 36 रचनाएं लिखी थी। कितनी रचनाएं लिखी थी? 36 रचनाएं। तो उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो जो रचनाएं हैं उनमें आता है इसमें संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, काम रतिसार, सूड प्रबंध। वैसे तो इनकी 36 रचनाएं हैं, लेकिन उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो मैंने बता दी हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी ये संस्कृत के महान ज्ञाता थे संस्कृत के, और संस्कृत में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। अब बात करते हैं इनकी स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला की अगर बात करें तो स्थापत्य कला में कहा जाता है कि इन्होंने जो भी 84 दुर्ग थे उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण इन्होंने करवाया था। ये बात कही जाती है। कविराज श्यामल दास के अनुसार उन्होंने जो गीत गोविंद रचना लिखी थी उसमें कहा गया है कि इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। इनमें कुछ दुर्ग हैं जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ और अचलगढ़। यानी ये 3 दुर्ग ऐसे हैं जिनका निर्माण, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा का पूरा निर्माण है वो कुंभा ने करवाया था। बाकी जो दुर्ग हैं उनमें कुछ मरम्मत करवाई कुछ दुर्गों की, कुछ दुर्गों के पास में अन्य महल वगैरह बनवाए थे। यानी इस प्रकार से उनमें भी कुछ ना कुछ किया था, इसलिए इन्हें कहा जाता है 32 दुर्गों का निर्माता। और 3 दुर्ग ऐसे हैं जिनका निर्माण, यानी उनका शुरुआत से लेकर और अंत तक सारा का सारा निर्माण कार्य है वो किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। अब आगे हम बात करते हैं महाराणा कुंभा के जीवन की, जो आगे की घटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं कि उन्होंने आगे किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाया और उन्होंने किस प्रकार से, हमने पीछे जिक्र किया था मोक्कल का, जो कि लाखा का पुत्र था। और मोक्कल की अगर बात करें तो मोक्कल जो राव चुंडा था उसके जो एक लड़की थी जिसका नाम था हंसाबाई, उस हंसाबाई का पुत्र था। और यहाँ पर एक था राणा चुंडा, एक राव चुंडा और एक राणा चुंडा। तो राणा चुंडा थे, उन्होंने जो विषम प्रतिज्ञा ली थी उसके अनुसार मोक्कल को शासक बनाया था। और यहाँ पर मेवाड़ के अंदर जो मोक्कल है, अब मोक्कल के जो मामा थे जिनका नाम था रणमल, मोक्कल शासक बनने के बाद रणमल का आश्चर्य बढ़ जाता है और कुछ समय बाद मोक्कल है वो मारा भी जाता है। और मोक्कल के मारे जाने के बाद कुंभा है वो शासक बनता है। अब क्या होता है कि जो रणमल है, रणमल ने यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, राज व्यवस्था है, उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो सिसोदिया दरबार में जो सिसोदिया व्यक्ति थे ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन, उनको धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। और इनके स्थान पर राठौड़, यानी राठौड़ जो वंश के जो
व्यक्ति थे उन्हें इन पदों पर आसीन करना शुरू कर दिया। उसकी इच्छा क्या थी? रणमल की इच्छा थी, यानी वह मारवाड़ तो उसके पास था ही, और उसकी इच्छा थी कि मैं मेवाड़ पर भी क्या कर लूँ, अपना अधिकार कर लूँ। उसकी लालसा है वो बढ़ती गई, और इसी वजह से उसने क्या किया, धीरे धीरे मेवाड़ की जो राजशाही व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में जो भी मंत्री दरबारी हुआ करते थे, उन सिसोदिया दरबारियों की जगह उसने राठौड़ दरबारियों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। और ये बात कुंभा को भी पता थी, लेकिन कुंभा कुछ कर नहीं पा रहा था कि क्या करूं, किसको हटाऊं, रणमल को हटाऊं या इन राठौड़ों को हटाऊं। यानी उसके सामने एक विकट समस्या थी। और तभी राणा कुंभा ने कुछ सिसोदिया सरदारों को बुलाया और बुलाकर कहा कि आप थे रणमल को जाप तो कर दो, और इन जकी दादी ही हंसाबाई के बिन में मत देख ले। यानी सिसोदिया सरदारों को बुलाता है और कहता है कि आप इस रणमल का है, इसको किसी ना किसी तरह इसकी हत्या कर दो। इधर हंसाबाई है, उसको मैं अपने आप देख लूँगा। तो ये सिसोदिया सरदार हैं, वो उन्हीं की आज्ञा के अनुसार यहाँ पर एक पासवान थी कुंभा के दरबार में, जिसका नाम था भारमली। ये सिसोदिया सरदार भारमली के पास जाते हैं, जो कि किसके दरबार में थी, कुंभा के दरबार में। और ये रणमल हमेशा शाम को उसके पास जाया करता था। किसके पास? भारमली के पास जाया करता था। और जब कुंभा के जो सिसोदिया सरदार हैं भारमली के पास जाते हैं और भारमली को जाकर कहते हैं कि भाई ये जो रणमल है ये तेरे पास हमेशा आता है, तो वो भारमली कहती है हाँ भाई आता है। तो आज जब आए तो उसे शराब पिलाकर बेहोश कर देना, मूर्छित कर देना, बेसुध कर देना। तो भारमली है वो इससे प्रेम, यानी रणमल का इनका प्रेम था। तो अब देखो, जीवन चलाने के लिए प्रेम से ज़्यादा खाना ज़रूरी है, तो यानी उसको कुंभा की बात माननी पड़ती है, उसका जो फरमान है वो मानना पड़ता है, और वही करती है। रणमल क्या करता है, जब उसके दरबार में आता है, उसके महल में आता है, किसके पास? भारमली के पास। तो भारमली का कहना जब पूछो, भारमली गिलास भर के तैयारी को छोड़ रहा है, क्यों आता ही पकड़ा दियो किन भाई रणमल ने। रणमल सोचो आ मड़ी दारू पीड़न कद कन नहीं को नेड़न देती, आज मड़ी के बात हुई, आज तो गिलास भर भर के दे, एक रीते और दूसरो पकड़ा दियो, दूसरो रीते और तीसरो पकड़ा दियो, और प्या प्या के बिन के कर दियो, बेहोश कर दियो। यानी कहने को मतलब है बेसुध कर दियो, बिन होश ही को नहीं रोयो किने, रणमल ने। यानी क्यों हो, रणमल क्यों गयो, बेसुध हो गयो। और जब ये रणमल है बेसुध हो जाता है, तो सिसोदिया जो सरदार हैं वो रणमल की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और इस बात का जब पता चलता है किसको, रणमल के पुत्र जोधा को, और उसके द्वारा बैठाए गए जो राठौड़ सरदार हैं उनको जब पता चलता है, तो ये सब यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, यानी भाग जाते हैं। और अब क्या हो जाता है, कुंभा और जोधा के मध्य शत्रुता हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि कुंभा ने क्या कर दिया, जोधा के पिता रणमल को मार दिया। अब क्या होता है, कुछ समय तक इनके बीच तनातनी रहती है, और कुछ समय बाद हंसाबाई है जो कि कुंभा की दादी थी, कुंभा की दादी थी, कौन थी, हंसाबाई। रणमल की क्या थी, बहन थी। तो जोधा की क्या हुई, बुआ। यानी इसने क्या किया, इन दोनों के मध्य एक संधि करवा दी, जिस संधि को जाना जाता है आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि के नाम से जाना जाता है। और आवल बावल की संधि किसके मध्य हुई, कुंभा और जोधा के मध्य हुई। किसने करवाई, हंसाबाई ने करवाई। और इस संधि के तहत जोधा की एक पुत्री थी जिसका नाम था श्रृंगार देवी, उस श्रृंगार देवी का विवाह किया जाता है किसके साथ, कुंभा के पुत्र रायमल के साथ। और उसके बाद से इन दोनों ही शासकों के मध्य मेवाड़ और मारवाड़ के जो शासक थे उनके जो संबंध हैं वो पुनः मधुर हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है,
यानी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद आगे जब यानी कुछ समय बाद यानी इससे मारवाड़ के साथ तो संबंध अच्छे हो जाते हैं, लेकिन इनके कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इनके कुछ युद्ध थे उस समय के, यानी ये कहा जाता है फरिश्ता कहता है कि महमूद खिलजी ने महाराणा कुंभा को 5 बार हराया था, लेकिन ये बात कहाँ तक सत्य है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ है जो व्यक्ति है, कुछ विद्वान हैं इस बात को गलत मानते हैं कि फरिश्ता की बात गलत है। अगर फरिश्ता अगर सही होता तो मैं बता रहा हूँ आपको, उस युद्ध के बारे में जिक्र नहीं होता। कौन सा युद्ध? यानी ये कहा जाता है कि महमूद खिलजी लगभग 5 बार कुंभा के साथ युद्ध करता है, और लेकिन उसको एक भी युद्ध में विजय हासिल नहीं होती है। हर बार आता है कुंभा से जूते खाकर वापस भाग जाता है। तो अंत में वो क्या करता है, मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन से संधि करता है। इसलिए कुंभा को हराने के लिए, कुंभा से मेवाड़ क्षेत्र जीतने के लिए, उससे छीनने के लिए, उस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी कुतुबुद्दीन से क्या करते हैं, संधि करते हैं। कब करते हैं? 1456 में। और इस संधि को किस नाम से जाना जाता है? चांपानेर की संधि के नाम से जाना जाता है। और इस संधि में क्या करते हैं, चांपानेर की संधि में ये कहते हैं कि हम अगर कुंभा को जीत लेते हैं और मेवाड़ क्षेत्र जीत लेते हैं तो जो मेवाड़ क्षेत्र है वो हम आधा आधा कर लेंगे। लेकिन जब ये युद्ध करने के लिए जाते हैं तो इस युद्ध में भी कुंभा क्या करता है, इनको हरा देता है और वहां से भगा देता है। तो ये जो बात है, इस बात से ये साबित होता है कि फरिश्ता ने जो बात कही थी कि उसने 5 बार कुंभा को हराया, तो अगर उसने 5 बार कुंभा को हराया तो उसने कुतुबुद्दीन के साथ संधि क्यों की? तो इस बात पर विद्वानों के मत हैं वो एक जैसे नहीं है। इसके बाद क्या होता है, यानी इसी समय इसने 16 वर्ष की आयु में, शासक बनने के बाद 16 वर्ष की आयु में नागौर क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया था। किसने? कुंभा ने जीत लिया था 16 वर्ष की आयु में। और उस समय पूरे भारत में ये फैल चुका था कि ये बहुत चर्चा हो चुकी कि ये शासक आने वाले समय में कुछ करेगा। और इसी क्रम में यानी आगे चलते हैं तो आगे पता चलता है कि अंत में इनके साथ जो घटना घटती है उसके बारे में मैं आपके साथ जिक्र करता हूँ कि इनके जो कुंभा था, इनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था रायमल और एक का नाम था उदयकरण या उद्दा के नाम से या उदयकरण के नाम से ये प्रसिद्ध है। इनके 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र उदयकरण और एक था रायमल। अब जो कुंभा है वो अपने महल में रहते थे। उनके महल का नाम था, जो उनका जो दुर्ग था उस दुर्ग में कुंभलगढ़ दुर्ग में महल है मामादेव। और इस मामादेव महल के पास ही तालाब भी बना हुआ है, उस तालाब का नाम भी मामादेव है। तो ये जो मेवाड़ के जो शासक थे, इनकी नित्य जो कार्य था, सुबह उठते ही ये पूजा करते थे। किसकी? शिव भगवान की, एक लिंग की पूजा किया करते थे। तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए जब कुंभा है वो उसे मंदिर में अपनी पूजा पाठ कर रहे थे और उस पूजा पाठ के बाद ही ये अपना कार्य है वो शुरू करते थे। तो उसी समय यानी उदा है वो शासन के लालच में क्या करता है, उस स्थान पर पीछे मूर्ति के पीछे छुप जाता है और इंतजार करता है कि कब कुंभा आए और उसको मौत के घाट उतारे, उसे मारे। और उसी समय क्या होता है, जब कुंभा पूजा करने के लिए आते हैं और जो ही उस मूर्ति के सामने अपना शीश झुकाते हैं और झुकाते ही क्या है, जो उद्दा है, जो उदयकरण है, वो क्या कर देता है, शीश है वो एक झटके में धड़ से अलग कर देता है। और उसी समय कुंभा की मृत्यु हो जाती है। और ये बात जब मेवाड़ के उन सरदारों को पता चलती है कि उदा ने अपने पिता को मार दिया, तो सभी जो शासक, जो सरदार हैं, वो क्या हो जाते हैं,
उदयकरण के विरुद्ध हो जाते हैं और सभी किसके पास जाते हैं, रायमल के पास जाते हैं और उसका साथ देते हैं। और रायमल है वो क्या करता है, उदयकरण जो उद्दा है उस पर युद्ध करता है उसके साथ, और युद्ध से बचते बचाते भागते हुए उदयकरण है वो जंगलों में पहुंच जाता है और जंगलों में बिजली के गिरने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, यानी उन्होंने अपने पिता को मारा और अंत में जंगलों में बिजली गिरने से उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो उदयकरण है उसे कहा जाता है मेवाड़ का प्रथम पितरहंता, जिसने अपने पिता को मार दिया। पितरहंता कहा जाता है, किसको कहा जाता है, उदा को कहा जाता है।